भी होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संदर्भ में संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज हम इसके गुण एवं दोषों पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो पहले संसदीय व्यवस्था के गुणों या मेरिट्स पर दृष्टि डालते हैं। तो जो सबसे पहली मेरिट इस सिस्टम की हमें दिखाई देती है वो है कि विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य की बात यह व्यवस्था करती है, यानी बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। यहाँ पर स्टूडेंट्स में एक डाउट आता है कि विधायिका और कार्यपालिका में क्या अंतर होता है। तो सिंपल सी बात है कि जो विधान तय करता है वह विधायिका है, मतलब जो लॉ बनाता है वो विधायिका या लेजिस्लेचर है। भारतीय संदर्भ में संसद विधि बनाती है तो संसद विधायिका या लेजिस्लेचर है, और तो इसी तरह जो विधियों को इम्प्लीमेंट करता है वह कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव है। भारतीय संदर्भ में मंत्रिपरिषद सर्वोच्च कार्यपालिका है। या इन्हीं सब बातों को इस तरह भी कह सकते हैं कि सामान्य भाषा में, कि सामान्य तरीके से समझने के लिए, कि भारतीय संदर्भ में संसद विधायिका है और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका। आइए वापस से गुण पे आते हैं कि ये विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य की बात करती है व्यवस्था। चूँकि इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का एक अंग होती है, क्योंकि इसमें मंत्री संसद के सदस्य होते हैं और यदि सदस्य नहीं हैं तो 6 माह में उन्हें सदस्यता लेनी होती है। साथ ही सामान्यतः विधायिका के बहुमत का समर्थन भी कार्यपालिका को मिलता है, क्योंकि सरकार वही बनाता है जिसका लोकसभा में बहुमत होता है। इस कारण से इन दोनों अंगों के बीच विवाद के बहुत कम अवसर होते हैं और सरकार द्वारा इच्छित कोई भी नियम आसानी से निर्मित एवं इम्प्लीमेंट हो जाता है। ये इसका पहला गुण था इस व्यवस्था का। जो दूसरा गुण आपको दिख रहा होगा सामने, जो ये व्यवस्था एक उत्तरदायी सरकार की बात करती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करती है, क्योंकि इस व्यवस्था में विधायिका विभिन्न तरीकों से मंत्रिपरिषद के ऊपर नियंत्रण स्थापित करती है। विधायिका के सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं तथा विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाए रखते हैं। साथ ही साथ मंत्रीगण भी अपने कर्तव्यों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। यानी कुल मिला के ये व्यवस्था एक उत्तरदायी सरकार की बात करती है। इसके अलावा जो एक और गुण की बात की जाती है इस व्यवस्था के अंदर, कि यह निरंकुशता का प्रतिषेध करती है। इट प्रिवेंट्स अथॉरिटेरियनिज्म। यानी इस व्यवस्था में कार्यकारी शक्ति या एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है, न कि किसी एक व्यक्ति में। साथ ही मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसको अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से हटाया भी जा सकता है। तो इस तरह ये एक व्यवस्था की जाती है इस व्यवस्था के अंदर कि जिससे कि कार्यपालिका की निरंकुश प्रकृति पर रोक लगती है। अब इसके अगले गुण पे ध्यान देते हैं, जो कि ये व्यवस्था एक व्यापक प्रतिनिधित्व की बात करती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप की बात करती है। क्योंकि इस व्यवस्था में कार्यपालिका, जिसको मंत्रिपरिषद कह सकते हैं, लोगों के समूह से गठित होती है। उदाहरण के लिए जो मंत्री होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं, अर्थात वह जनप्रतिनिधि होते हैं। अब जनप्रतिनिधि होते हैं तो व्यापक जनसमूह का प्रतिनिधित्व सरकार में भी दिखाई दे रहा है, मंत्रिपरिषद में भी दिखाई दे रहा है हमें। तो इस और साथ में इसमें इस प्रकार इसमें यह संभव है कि सरकार के जो विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हमें दिखाई देता है। और साथ साथ प्रधानमंत्री भी जब मंत्रियों का चयन करना होता है उन्हें, तो वो इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि अधिक से अधिक लोगों का या वर्गों का या क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद में होता है। तो इस तरह से ये
कुछ चार गुण हमें जो मुख्य रूप से संसदीय शासन व्यवस्था के दिखाई दे रहे हैं कि ये विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य की बात करती है, एक उत्तरदायी सरकार की बात करती है, निरंकुशता का प्रतिषेध करती है और साथ ही साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व की ये बात करती है। इन गुणों के बावजूद इस व्यवस्था में कुछ दोष भी मौजूद हैं जिनको जानना भी आवश्यक होगा। जो कुछ दोष इसके इस प्रकार हैं। जो पहला दोष गिनाया जाता है या इंगित किया जाता है इस व्यवस्था के बारे में कि ये कहा जाता है कि शक्ति के पृथक्करण के विरुद्ध है, इट इज़ अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। चूँकि इस व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य विधायिका में से ही बनते हैं, अर्थात कार्यपालिका एवं विधायिका के सदस्य अविभाज्य होते हैं। लगभग कार्यपालिका के सभी सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं, जो कि शक्तियों के विभाजन करने वाले सिद्धांत के खिलाफ बात जाती है, जिसमें कहा जाता है कि शक्तियों को सरकार के विभिन्न अंगों में विभाजित होना चाहिए। अब व्यवहार में इसका नुकसान यह होता है कि कार्यपालिका और विधायिका अविभाज्य होने के कारण कि जिस दल की सरकार होती है विधायिका में बहुमत भी उसी दल के पास होता है। तो इस स्थिति में मंत्रिमंडल मनचाहा बिल संसद से पारित करवा सकता है। मंत्रिमंडल जो चाहे उसको संसद से पारित करवा सकता है, क्योंकि संसद में भी उसके पास बहुमत रहेगा। सामान्यतः ऐसा होता है। राज्यसभा में स्थिति थोड़ी अलग होती है, लेकिन फिलहाल सिर्फ लोकसभा के संदर्भ में बात कर रहे हैं। और क्योंकि अगर ज्वाइंट सेटिंग होती है तो बहुत से मामलों में अगर लोकसभा में आपके पास ठीक ठाक बहुमत है तो ज्वाइंट सेटिंग में लगभग उस बात को मनवा लिया जाता है। कुछ विशेष मामलों को छोड़ देते हैं कुछ भी नियम कानून पारित करवाने के संदर्भ में। तो इससे क्या होता है कि मंत्रिमंडल की निरंकुशता कायम हो जाती है, शक्तिकरण के प्रति पृथक्करण के विरुद्ध चीज़ें होने के कारण। एक और जो दोष बताया जाता है इस व्यवस्था का कि ये इससे अस्थिर सरकार बनती है। इस व्यवस्था में एक इनस्टेबल गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि इस व्यवस्था में सरकार का अस्तित्व इस बात पर निर्भर होता है कि लोकसभा में उसके पास बहुमत है कि नहीं। इसलिए इसमें इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। एक अविश्वास प्रस्ताव या फिर कोई राजनीतिक दल परिवर्तन या कोई बहुदलीय गठबंधन सरकार को अस्थिर कर सकती है, और इतिहास में इसके अनेक उदाहरण पड़े हुए हैं, कई बार ऐसा हुआ भी। इसके अलावा जो एक और दोष बताया जाता है कि इस व्यवस्था में नीति निर्माण में अनिश्चितता या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन पॉलिसी मेकिंग की बात होती है, क्योंकि इस व्यवस्था में मंत्रिमंडल का कार्यकाल अनिश्चित रहता है। इसका प्रभाव नीति निर्माण पर भी निश्चित रूप से पड़ता है। सरकारें कठोर निर्णय लेने से बचती हैं, स्पेशली जब गठबंधन की सरकार होती है। तो नीति निर्माण से पहले गठबंधन के दलों की भी मतों और हितों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, जिस कारण कई बार लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वाले मुद्दों को भी ठंडे बस्ते में डालना पड़ता है। इसके अलावा जो एक और दोष बताया जाता है कि इस व्यवस्था में अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन होता है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में कहा जाता है कि प्रशासनिक कुशलता को उतना महत्व नहीं मिल पाता जितना उसे मिलना चाहिए। इसमें मंत्री अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ भी नहीं होते। साथ ही मंत्रियों के चयन में भी प्रधानमंत्री के पास सीमित विकल्प होते हैं, क्योंकि उन्हें सामान्यतः संसद के सदस्यों में से ही मंत्रियों का चयन करना होता है। इसके अतिरिक्त अगर गठबंधन की सरकारें हैं तो अन्य दलों को भी संतुष्ट करना होता है। तो इन सब में प्रशासनिक कुशलता अक्सर हाशिए पर रहती है। तो इस तरह ये कुछ दोष हमें जो संसदीय शासन व्यवस्था में देखने को मिल सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है, अस्थिर सरकार को जन्म देती है, इससे नीति निर्माण में अनिश्चितता बनी रह सकती है, या फिर अकुशल व्यक्तियों का सरकार में बोलबाला हो जाता है इस व्यवस्था के अंदर। इन दोषों के बावजूद भारत में आज संसदीय व्यवस्था कायम है। तो इसकी स्वीकार्यता के पीछे क्या कारण है? आखिर जब संविधान सभा हमारा संविधान लिख रही थी तो आखिर क्या ऐसी बातें थी कि उस समय संसदीय शासन व्यवस्था को ही अपनाया गया?
तो इसकी स्वीकार्यता के कारण में देखते हैं। सबसे पहला कारण जो कहा जाता है कि हमारे यहाँ उत्तरदायित्व को वरीयता दी गई, प्रेफरेंस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्थायित्व की अपेक्षा उत्तरदायित्व को वरीयता दी गई, क्योंकि संविधान सभा के अंदर भी संसदीय शासन व्यवस्था और राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के मध्य बहस हुई थी। इसमें निष्कर्षतः राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के स्थायित्व की तुलना में संसदीय शासन व्यवस्था के उत्तरदायित्व को वरीयता दी गई और इसीलिए इस व्यवस्था को अपनाया गया। इसके अलावा जो एक और कारण है इसकी स्वीकार्यता के पीछे कि हमारे यहाँ विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इस कारण से इस व्यवस्था को अपनाया गया, क्योंकि संविधान निर्माता चाहते थे कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव को नकारा जाए, जो कि अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली में पाया जाता है। उनका मानना था कि प्रारंभिक लोकतांत्रिक सरकार के इन दो घटकों को टकराव से बचाया जाए तथा ऐसी सरकार का निर्माण किया जाए जो कि देश के चहुमुखी विकास के लिए अनुकूल हो। इसी टकराव को रोकने के लिए संसदीय शासन व्यवस्था को हमारे यहाँ अपनाया गया। साथ ही साथ एक और जो महत्वपूर्ण कारण है हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाने का, वो है भारतीय समाज की प्रकृति। जो नेचर है इंडियन सोसाइटी का, वो संसदीय शासन व्यवस्था के अधिक अनुकूल है, क्योंकि भारतीय समाज विभिन्नताओं और जटिलताओं से भरा हुआ है। इस तरह के समाज में संविधान निर्माताओं ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में विभिन्न वर्गों, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके, साथ ही उससे उनमें एक राष्ट्रीय भावना जागृत हो ताकि एक अखंड भारत का निर्माण हो सके। तो ये 3 कारण आपको दिखाई दे रहे हैं सामने, जो कि भारत में संसदीय शासन की स्वीकार्यता के लिए पर बल देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न दोषों के बावजूद भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया तथा आज भी इसकी स्वीकार्यता बनी हुई है। धन्यवाद।